नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं सेट नंबर 9 लेकर आया हूँ। आज का पहला प्रश्न है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो देखिए, अपमार्जक होता क्या है। अपमार्जक जो है किसे कहते हैं। तो अपमार्जक को अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट कहा जाता है। और यह जो है अपमार्जक, यह उच्च वसीय अम्ल का क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल का एल्काइल एल्काइल सल्फेट होता है। क्या होता है? यह उच्च वसीय अम्ल का एल्काइल सल्फेट होता है, या इसे सल्फोनेट भी कह सकते हैं, या सल्फोनेट होता है। तो अपमार्जक जो होता है उच्च वसा का, यानी उच्च वसीय अम्ल का एल्काइल सल्फेट होता है या सल्फोनेट होता है। और यह जल में जो है, जल में अपमार्जक मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो जल में जब अपमार्जक मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा, अर्थात कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कम करता है या क्या करेगा? तो पृष्ठ तनाव को कम कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर द्रव द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तापमान बढ़ाने से क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। अगर द्रव का पृष्ठ तनाव घटाना होगा तो तापमान बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए, ध्वनि जो है, ध्वनि ध्वनि कैसा तरंग है। तो ध्वनि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि के जो होते हैं 3 गुण होते हैं। ध्वनि के 3 गुण होते हैं। एक होता है आपका, क्या हो जाएगा? प्रबलता। प्रबलता प्रबलता होता है। और प्रबलता जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? तो यह ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। प्रबलता जो है वो डिपेंड करेगा ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। और तीव्रता जो है, तीव्रता वो डिपेंड करेगा किस पे? तो तीव्रता डिपेंड करेगा आयाम पे। तीव्रता किस पे डिपेंड करता है? तो तीव्रता जो है वो आयाम पर डिपेंड करेगा, आयाम पर। तो ध्वनि के पहला गुण कौन हो गया? प्रबलता। और दूसरा गुण क्या होता है? तो ध्वनि का तारत्व तारत्व जो है वो समानुपाती होता है आवृत्ति का। और यह डिपेंड करेगा किस पे? तो तारत्व का जो तारत्व जो होता है वो ध्वनि को क्या करेगा? पतला या ध्वनि को पतला या मोटा करने का काम करता है। कौन? तो तारत्व। और यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तीसरा जो गुण होता है वो होता है गुणता। क्या होता है? गुणता। और गुणता जो डिपेंड करेगा वो अधिस्वर पर डिपेंड करेगा, अधिस्वर पर। तो मैंने बताया कि ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि के 3 गुण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। यानी कि प्रबलता जो है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है, और तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करेगा। और तारत्व समानुपाती होता है आवृत्ति का। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, और तारत्व घटेगा तो आवृत्ति घटेगा। और ध्वनि का जो पतला और मोटा होता है, ध्वनि जो पतला और मोटा होता है वो किसके कारण होता है? तो तारत्व के कारण होता है। और तीसरा गुण है गुणता। तो गुणता किस पर निर्भर करेगा? तो अधिस्वर पर निर्भर करेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पे? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करेगा किस पे? आवृत्ति पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है? तो देखिए पुतली जो है, पुतली क्या करता है, तो यह तेज प्रकाश में क्या करेगा, प्रकाश में तेज प्रकाश में जो है वो क्या होगा, तो सिकुड़ेगा, तेज प्रकाश में सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में क्या होगा, तो कम प्रकाश में जो है फैलेगा, क्या होता है, तो फैलता है। यानी पुतली जो है वो तेज प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। मानव का नेत्र लेंस जो है वो किसकी भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। और कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया जो है नेत्र का, यह नेत्र का बाह्य, कॉर्निया जो है नेत्र का बाह्य उभार भाग होता है। क्या होता है, बाह्य उभार भाग होता है। और इसी का जो है कॉर्निया का ही नेत्रदान किया जाता है। इसी का यानी कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान किसका किया जाता है, तो कॉर्निया का। परितारिका, इसे अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं। परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है। और यह जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्या करेगा, तो प्रकाश का नियंत्रण करता है। परितारिका जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्या करेगा, तो नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है, तो वो होता है आइरिस में, यानी परितारिका में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? ये देखिए वर्तिकाग्र तक पराग के पहुंचने को, यानी वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पराग के पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, तो पहुंचने की घटना को क्या कहेंगे, तो इसे परागन कहेंगे। क्या कहा जाता है, परागन कहते हैं। यानी वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पराग के पहुंचने की घटना को परागन कहते हैं। और अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय जो है पुष्प का अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करता है। ये जो अंडाशय भाग है यह किसका निर्माण करेगा, तो यह फल का निर्माण करेगा। और जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो अंडाशय से निर्मित फल को सत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सत्य फल। और पुष्प के अन्य भाग से फल का निर्माण अगर होगा तो उसे असत्य फल कहा जाएगा। देखिए पुष्प के बीजांड से क्या होगा, तो पुष्प के बीजांड से बीज प्राप्त होता है। पुष्प के बीजांड से किसका निर्माण होगा, तो बीज का निर्माण होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है, तो कौन सा भाग करेगा, तो बीजांड करेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो अंडाशय के बारे में मैंने क्या बताया कि अंडाशय जो भाग है वो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। और जो फल अंडाशय से निर्मित होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। और पुष्प के जो अन्य भाग से फल का निर्माण होता है उसे असत्य फल कहा जाता है। और वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पराग के पहुंचने की घटना को क्या कहा जाता है, तो परागन कहा जाता है। और पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है, तो बीजांड जो है वो किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मुख में पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संक्षारित होने लगता है और दंत क्षय का कारण बनता है? तो देखिए ये जो दांत होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्राई कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। इसे क्या कहा जाएगा, तो ट्राई कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट कहा जाता है। दांत जो होता है इसी का बना होता है।
तो इसमें अगर मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो कौन सा जो है पदार्थ संक्षारित होने लगता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के ऊपर जो परत पाया जाता है उसे कहते हैं, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ट्रोपोस्फियर कहा जाएगा। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो परत होता है उसे क्या कहेंगे? समताप मंडल कहेंगे। समताप मंडल यानी क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल? तो समताप मंडल पाया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो मध्य मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, इसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। और मेसोस्फीयर के ऊपर हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। और आयनोस्फीयर के ऊपर जो होता है वो बहिर्मंडल कहा जाता है। इसे बहिर्मंडल कहा जाता है, यानी एक्सोस्फीयर कहा जाता है, बहिर्मंडल। देखिए, ये क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो यहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती है। सभी मौसमी घटनाएं होती है। किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में जो है समताप मंडल में वायुयान के उड़ने के लिए यह आदर्श मंडल माना जाता है। वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श मंडल कौन सा हो जाएगा? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। और देखिए, आयन मंडल में क्या होता है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पृथ्वी तक भेजने का काम करता है यह मंडल। कौन सा तरंग? तो रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम करता है। और बहिर्मंडल में क्या होता है? तो इसमें सैटेलाइट पाए जाते हैं। क्या? तो सैटेलाइट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा है? तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है? तो समताप मंडल। और समताप मंडल को मैंने क्या बताया? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो देखिए, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो यह होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा? बल बटा लंबाई। और बल आघूर्ण क्या होता है? तो अक्ष से दूरी गुने बल। और श्यानता क्या होता है? तो श्यानता तरल के परतों के बीच घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो श्यानता कहा जाता है। घर्षण बल को श्यानता कहा जाएगा। और दाब बराबर क्या होगा? तो दाब बराबर होता है, देखिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इससे बल को न्यूटन से प्रदर्शित करेंगे और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। और इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो पास्कल हो जाएगा। क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। तो इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा दाब। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? देखिए, स्वच्छ जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और नमकीन जल का कितना होता है? तो 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पेट्रोल का घनत्व कितना होता है? तो 0.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें किसका सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पेट्रोल जो है, पेट्रोल किसका बना होता है? पेट्रोल जो है वह पेट्रोल यह बना होता है किसका? तो यह C5 से C11 हाइड्रोकार्बन का बना होता है। C5 से C11 तक के हाइड्रोकार्बन का बना होता है।
और पेट्रोल की अगर गुणवत्ता मापा जाए तो किससे मापा जाता है? इसकी गुणवत्ता जो मापा जाता है, गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता किससे मापा जाता है? तो ऑक्टेन नंबर द्वारा मापा जाता है, ऑक्टेन नंबर द्वारा मापा जाता है। और उच्च, अगर कहा जाए कि उच्च ऑक्टेन, उच्च ऑक्टेन, अगर उच्च ऑक्टेन नंबर वाला यानी उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल को क्या कहा जाएगा? तो उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा गैसोलीन। क्या कहलाएगा? गैसोलीन। और अगर पेट्रोल में, अगर पेट्रोल में क्या मिला दिया जाए? इथाइल एल्कोहल। पेट्रोल में अगर इथाइल एल्कोहल मिला दिया जाए, एल्कोहल अगर मिला दिया जाए तो इसका मिश्रण क्या कहलाएगा? तो इसका मिश्रण कहलाएगा पावर पेट्रोल, पावर पेट्रोल। तो पेट्रोल किसका बना होता है? C5 से C11 तक के हाइड्रोकार्बन का बना होता है। इसकी गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। और उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल क्या कहलाएगा? तो गैसोलीन कहलाएगा। और पेट्रोल में अगर इथाइल अल्कोहल मिला दिया जाए तो इस मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो पावर पेट्रोल कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण क्या कहलाता है? तो नमक द्वारा भोजन का संरक्षण लवणीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नमक, नमक को क्या कहा जाता है? तो नमक को NaCl कहा जाएगा। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? टेबल साल्ट भी कहते हैं। और नमक को जब आयोडाइज्ड करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसे जब आयोडाइज्ड करेंगे, इसे जब आयोडाइज्ड करेंगे तो क्या क्या मिलाएंगे? इसमें सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, और या फिर क्या मिलाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। जब नमक को आयोडाइड किया जाता है तो उसमें सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। और एक होता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जो कि अधिकतर खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का, जो कि जनरली पूछा जाता है प्रश्न में कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और शीतलन क्या है? शीतन या शीतलन, शीतन या शीतलन, ये फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है ठंडा करके, इसे ही शीतलन कहा जाता है। अगर कोल्ड स्टोरेज पूछ दिया जाए कि कोल्ड स्टोरेज में कितना तापमान होता है, तो कोल्ड स्टोरेज में होता है, कोल्ड स्टोरेज में जो होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। निष्कासन क्या है? तो निष्कासन जो है, जल को निष्कासित कर लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। निष्कासन विधि द्वारा जल को निष्कासित कर दिया जाता है और लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। तो इसमें नमक द्वारा भोजन का संरक्षण क्या कहलाएगा? तो लवणीकरण कहलाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? देखिए ये हमेशा पूछते रहता है कि बायोगैस, बायोगैस जो है, बायोगैस ये किसका मिश्रण होता है? तो ये मीथेन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। और एक पूछता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है लाल तप्त कोयले पर, यानी लाल तप्त कोयले पर वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है। और यह मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। एक होता है कोल गैस, जिसे कोयला गैस भी कहते हैं, कोल गैस, यह जो है किसका मिश्रण होता है? तो यह मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। एक पूछता है वाटर गैस यानी जल गैस, वाटर गैस यह जो है लाल तप्त कोयले पर अगर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो वाटर गैस प्राप्त होगा। यह इसमें क्या क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो प्रोड्यूसर गैस में जो है लाल तप्त कोयले पर क्या वायु प्रवाहित करते हैं, और वाटर गैस में लाल तप्त कोयले पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं। तो इसमें कह रहा है कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो देखिए मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है? तो देखिए ध्वनि जो है, मैंने पीछे भी बताया था कि ध्वनि कैसा तरंग है। तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल, इसकी चाल सबसे अधिक किसमें? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो होती है ठोस में। ठोस में कौन कौन आ जाएगा? जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ज़्यादातर पूछता है, एल्युमिनियम और निकेल, और किसका पूछता है? स्टील। ये तीनों का सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। तो एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। और निकेल में जो है वो 5630 मीटर पर सेकेंड। और स्टील में कितना होता है ध्वनि की चाल? तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो हो गया ठोस में ध्वनि की चाल। और द्रव में, अगर द्रव की बात करें तो द्रव में ध्वनि की चाल, द्रव में ध्वनि की चाल, देखिए द्रव में एक होता है समुद्री जल। समुद्री जल में अगर बात करें कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो वो होता है 1531 मीटर पर सेकेंड। और अगर सामान्य जल की बात करें, सामान्य जल, तो सामान्य जल में हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड। और गैस में बात कर लेते हैं कि गैस में ध्वनि की चाल, प्रमुख गैस में, जैसे प्रमुख गैस पूछा जाता है हाइड्रोजन में कितना होता है ध्वनि की चाल, तो हाइड्रोजन में होता है 1269 मीटर पर सेकेंड। और वायु में, अगर वायु में 25 डिग्री वायु में पूछे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना हो जाएगा? तो इसकी चाल हो जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न में कहता है कि ध्वनि का पानी में वेग कितना है? पानी यानी कि यहाँ समुद्री जल दिया हुआ है और साधारण जल दिया हुआ है, तो लगभग अप्रोक्स कितना हो जाएगा? तो 1500 के आसपास। यहाँ प्रश्न में लगभग हो जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है? तो देखिए मैंने क्रियाशीलता श्रेणी पहले भी बताया था। क्रियाशीलता श्रेणी क्या बताया था? तो क्रियाशीलता श्रेणी बताया था मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Mg, Al, Zn, Fe, Pb और भी होता है। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो तीनों है, यह तीनों कैसा जल में अभिक्रिया करेगा? तो यह ठंडे जल में अभिक्रिया करता है। ठंडे या फिर जल, ठंडे जल या जल में अभिक्रिया करता है। और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है, ये दोनों, यह जो है भाप से अभिक्रिया करेगा। किससे? भाप से अभिक्रिया कर लेगा, भाप से अभिक्रिया कर लेगा। और जिंक जो है, जिंक, लोहा और पीबी, ये तीनों जो है, यह किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करेगा। तो अगर पूछे खाली जल से कि जल में कौन कौन प्रतिक्रिया करेगा, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। और भाप से कौन कौन करेगा? तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और अगर उत्प्रेरक की स्थिति में अगर पूछे कि उत्प्रेरक की स्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से भी क्रिया कौन करेगा, तो जिंक करेगा, लोहा करेगा और पीबी करेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया कौन करता है? तो इसमें भाप से कौन कर रहा है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन बी है, मैग्नीशियम दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? तो मूत्राशय के खुले द्वार को मूत्र मार्ग कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है, या देखिए नेफ्रॉन जो है, यह किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है। किडनी का यानी वृक्क का कार्यात्मक इकाई है। क्या है? तो वृक्क का कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। और
किडनी से जो है ना, किडनी से एक हार्मोन भी निकलता है जिसे कहा जाता है इरिथ्रोपोटिन हार्मोन। इससे किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पोटीन हार्मोन निकलता है। और यह जो है, यह हार्मोन यह आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। नेफ्रिडिया क्या होता है, तो नेफ्रिडिया जो है यह कीटों का क्या होता है, उत्सर्जन अंग होता है। बहुत सारे कीटों का उत्सर्जन अंग होता है नेफ्रिडिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो देखिए, पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाएगा, तो पृथ्वी पर पाया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बुध में क्या पाया जाएगा, तो इसमें मीथेन पाया जाता है, CH4। बुध का मैंने बताया। शनि जो है यह ठंडा होता है, इस पर नहीं, CO2 तो पाया नहीं जाएगा। शुक्र और मंगल, ये देखिए शुक्र और मंगल, इस पर CO2 की मात्रा जो है, CO2 की मात्रा कितना होता है, तो 95 से लेकर 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न है। उभयलिंगी किसे कहा जाता है, तो उभयलिंगी जो है, उभयलिंगी जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, उसे उभयलिंगी फूल कहा जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग। पुमंग जो होता है, ये मेल पार्ट होता है, और जायांग जो है ये फीमेल पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों पाया जा रहा है, इसलिए यह उभयलिंगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज पार्ट 9 में 15 प्रश्न था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।